नमस्कार, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को लेकर। आपसे बात करेंगे दोस्तों नए विषय। और आज हम लेंगे दोस्तों बजट के, जो अभी बजट आया है और थोड़े दिन अभी चर्चा भी हुई पार्लियामेंट के अंदर, मतलब संसद में जो बजट रखा गया और जिसपे निर्मला सीतारमन ने रखा और उस पर चर्चा भी हुई थोड़ी बहुत। लेकिन उसको समझने के लिए कल हम लोगों ने एक संवाद किया था और उस संवाद में हमारे को उस संवाद का विषय था आओ बजट को समझें। और बजट को समझाने के लिए प्रोफेसर सूरवीर सिंह भानावत साहब जो हैं वो थे, डीन हैं स्टूडेंट वेलफेयर के, सुखाड़ी यूनिवर्सिटी में कॉमर्स में प्रोफेसर हैं, इकोनॉमिक्स को समझते हैं। तो उनसे हमने अपने समझ से उनसे बात की। उसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको दे देना चाहता हूँ। समता संवाद मंच और उदयपुर के तत्वावधान में देश के वार्षिक बजट 2025-26 पर चर्चा रखी गई। चर्चा का विषय था आओ बजट को समझें। चर्चा के पहले महावीर समता संदेश के प्रधान संपादक ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया और विषय प्रकाश डालते हुए कहा कि यह बजट नागरिकों के पक्ष में कम और हेडलाइन बटोरने वाला ज़्यादा लगता है। इस बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत कम प्रावधान किया गया है। महानगर पर खर्च नहीं बढ़ाया गया है। खाली पद भरने व नए पद सृजन करने में निर्मला सीतारमन ने कोई घोषणा नहीं की। ऐसे में बजट से केवल मध्यम वर्ग को भरमाया गया है। वास्तव में तो यह बजट भी कॉरपोरेट के लिए ही है। इस बजट ने न तो किसानों को एमएसपी की स्वामीनाथन कमेटी के सूत्र C2+50 देने का प्रावधान करता है, न ही ये बजट जो है सिंचाई पर कोई बड़ा खर्च करने का प्रावधान है और न ही कोई प्रावधान खाद प्राप्त करने के लिए भी लोगों को परेशानी हो रही, उसको भी इसे नहीं देखा। देश की सुरक्षा पर भी निवेश कम किया गया है, जबकि भारत के चारों तरफ पड़ोसी शत्रुता दिखा रहे हैं और चीन और पाकिस्तान तो है ही, लेकिन नेपाल बांग्लादेश भी आंखें तर रहे हैं। तो ये मैंने जरा सा बजट का एक रूपरेखा प्रस्तुत की थी कि भाई इस तरह का बजट है, अब आप बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। अब मैं डॉक्टर भानावत जी ने जो कहा उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें और उनको फॉरवर्ड करें और दूसरे सोशल मीडियाज पे डालें और लोगों को ये बताएं कि ये चैनल को सब्सक्राइब करने का ठीक है, क्योंकि ये सब्सक्राइब करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, मतलब कुछ लगता नहीं है, इससे मुफ्त है ये सब्सक्राइब करना। और फ़ायदा ये है कि जब भी हम कभी कोई नया वीडियो बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है। आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो ये अपील के बाद में प्रोफेसर भानावत की चर्चा करता हूँ। प्रोफेसर भानावत ने बजट की चर्चा करते हुए इनकम टैक्स की जो छूट दी है
कि 12 लाख रुपए तक जीरो टैक्स है की बात जो की है उसको समझना जरूरी। उन्होंने कहा कि इसके पीछे उन परिस्थितियों को समझना जरूरी है जिनमें ये बात कही गई। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में सरकार ने सारे प्रयत्न कर लिए, लेकिन इकोनॉमी में जो बूम आना चाहिए वो नहीं आया। आर्थिकी में जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हुई, और जीडीपी हमारा जो बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ा। और जो जो प्रयोग इन्होंने किए, मतलब 2016 में जैसे नोटबंदी की, उसके बहुत अच्छे परिणाम नहीं आए। 2017 में जीएसटी लागू किया और उससे भी कोई मांग नहीं बढ़ी। 2018 में या हाँ, फिर इन्होंने जी कॉरपोरेट टैक्स कम किया, जो 30% था उसको 22% कर दिया। और फिर उसके लिए मतलब स्टार्टअप के लिए तो 15% ही कर दिया, लेकिन फिर भी डिमांड नहीं बढ़ी। और वो पैसा जो टैक्स कम हुआ और कॉरपोरेट्स के हाथ में गया, पैसा उनके पास बचा, उन्होंने उसको निवेश नहीं किया आगे। और वो ये बताते हैं कि उन्होंने निवेश ही नहीं किया, उनको बचत में डाल दिया, और इससे जो है ग्रोथ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। फिर सरकार ने मतलब इकोनॉमी को सुधारने के लिए निजी क्षेत्रों को ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की। तो निजी क्षेत्र भी निजीकरण और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से भी देश का उत्पादन नहीं बढ़ा। और जब तक देश का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, उन्होंने कहा कि देश की ग्रोथ हो ही नहीं सकती, क्योंकि देश के उत्पादन से ही उत्पादन बढ़ने से ही रोजगार बढ़ेंगे, और डिमांड बढ़ेगी तभी उत्पादन बढ़ेगा। आज की डेट में भी उन्होंने कहा कि मशीन जो कैपेसिटी है, क्षमता से कम में वो मशीनें चलाई जा रही है, काम कर रही है, क्योंकि उतनी डिमांड नहीं है। मार्केट में जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता है, उत्पादन नहीं बढ़ सकता है। तो और इधर ये जो टैक्स कहना चाहिए टैरिफ जो है, एक्साइज वगैरह, ये जो बाहर आयात शुल्क जो कहते हैं हम, निर्यात शुल्क जो हम निर्यात कर रहे हैं उसके ऊपर जो टैक्स लग रहे हैं वो बढ़ गए। कोविड की वजह से हमारी परिस्थितियां और ज़्यादा खराब हो गई, और सरकार ने इसलिए ये सोचा कि मध्यम वर्ग के पास पैसा होगा, मध्यम वर्ग को राहत दें, मध्यम वर्ग के पास अगर पैसा बचेगा तो वो लोग उससे वो निवेश होगा, और निवेश से मांग बढ़ेगी और उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन अब ये देखते हैं, इसलिए ये 12 लाख रुपए तक का इन्होंने फ्री मतलब जीरो टैक्स किया है। लेकिन वो ये कहते हैं कि इससे भी मतलब कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और वो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो 12 लाख रुपए हैं, वो एक तो पहली बात तो ये है कि बहुत कम लोग हैं जो 12 लाख रुपए कमाते हैं, 12 लाख से ज़्यादा कमाते हैं मतलब। तो और जो 12 लाख तक, जो 8 लाख तक पहले कमाते थे, 7 लाख तक, उन पे टैक्स लगता ही नहीं था वैसे ही। तो और अगर ये 12 लाख का ये जीरो बैलेंस टैक्स की बात कर रहे हैं, तो फिर 4,000 से 8,000 तक की ये 5% की स्लैब क्यों बनाई? उनका ये सवाल भी है, वाजिब सवाल है। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा लोग, 80 करोड़ लोग तो वैसे ही 5 किलो राशन वाले हैं, जिनको 5 किलो राशन दे रहे हैं तब उनका जीवन चल रहा है। और जो कुल टैक्स पेयर जो 8 करोड़ जो टैक्स पेयर हैं, जो वो भरते हैं, मतलब रिटर्न भरते हैं, लेकिन उसमें से 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जीरो रिटर्न भरते हैं। मतलब कुल 2% लोग जो हैं टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। तो 2% लोगों से आप कितना
कमा लेंगे, जबकि कॉरपोरेट से जो है आपने काफ़ी छूट दे रखी है। अभी वो ये भी कहते हैं कि सरकार ने ये दावा किया है कि 1 लाख करोड़ रुपए हम टैक्स का जो है ये मतलब 12 लाख तक का जीरो करने से 1 लाख करोड़ रुपए का भार पड़ेगा सरकार पर। फिर भी वो ये कह रहे हैं कि इनकम टैक्स में निजी इनकम टैक्स से 1,80,00,000 रुपए हम वसूल करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कुल मिलाकर के जो वसूली है वो जो नौकरी पेशा लोग जो हैं और जो 12 लाख से ज़्यादा कमाते हैं उन लोगों से होगी। उनका पैसा इतना बढ़ गया कि वो टैक्स वसूली उसके बराबर हो जाएगी। उन्होंने बहुत सारे आंकड़े दिए, बहुत सारी गणित समझाई और गणित समझा करके उन्होंने मतलब गणित करके बताया कि कैसे ये रुपया ये इतना बढ़ जाएगा, मतलब 1.80 लाख करोड़ रुपया इनकम टैक्स कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो सोचते हैं कि ये 1 लाख रुपए जो लोगों का मतलब बचेगा, जो 12 लाख तक की जो सैलरी में जो टैक्स बचेगा, 1 लाख करोड़ रुपए जो लोगों के पास रह जाएगा और टैक्स में नहीं आएगा, वो मार्केट में निवेश होगा और उससे उत्पादन बढ़ जाएगा, अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी, या मांग बढ़ जाएगी तो उससे अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। तो ऐसा सुधार आने वाला नहीं लगता है, क्योंकि जिन अमीरों के पास ये पैसा बढ़ेगा वो या तो बच्चों को विदेश भेजने में खर्च करेंगे, या उसको मतलब ऑनलाइन विदेशी माल मंगवा लेंगे। तो विदेशी माल मंगवाएंगे तब भी यहाँ पर कोई फायदा नहीं होने वाला है, यहाँ उत्पादन नहीं बढ़ने वाला है, मांग नहीं बढ़ने वाली है। और अगर वो बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं तब भी यहाँ पे तो कोई उत्पादन नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए था कि वो रोजगार सृजन पर ज़्यादा निवेश करती, और ये उनको चाहिए था कि मुद्रास्फीति को उन्होंने कहा कि रूरल डेवलपमेंट पर उन्होंने जो खर्च बताया है वो बिल्कुल नहीं बढ़ाया। मतलब पिछले साल में जो खर्च था, जो बचत रह गई थी, वो भी अब के काट दिया। और उन्होंने वो ये कहते हैं कि अगर ये पूरा का पूरा बजट भी मान लिया जाए तब भी मुद्रास्फीति इतनी बढ़ जाएगी, मतलब महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि ये जो इन्होंने प्रावधान किए हैं ये पिछले साल से भी कम हो जाएगी। महानरेगा का भी उन्होंने यही बात कही कि महानरेगा में जो महानरेगा का कोई बजट नहीं बढ़ाया। इसी तरह गांवों में आधारभूत संसाधन बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई प्रयत्न नहीं किए। कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रामीण विकास विभाग ने पिछले एस्टिमेट का जो 3,654 रुपया कम खर्च किया था, वास्तव में इस खर्च को बढ़ाना चाहिए था। गरीबों के हाथ में पैसा जाएगा तभी मांग बढ़ेगी और उत्पादन बढ़ाने पर निवेश बढ़ेगा। खेती में विशेष तौर पर सिंचाई बढ़ाने पर भी सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। और सरकार ये क्यों भूल जाती है कि
जब कोविड था तो कोविड में लॉकडाउन था, तब भी देश की अर्थव्यवस्था खेती का ही सहारा मिला। बाकी तो सारे उत्पादन बंद हो गए थे। तो गांव में पड़त जमीन को खेती योग्य बनाकर खेतीहर मजदूरों को आवंटित करने से जीडीपी में खेती का हिस्सा बढ़ सकता है। हमारा उत्पादन क्षेत्र बुरी तरह से फेल हो गया है। वही मेक इन इंडिया कार्यक्रम भी अच्छा कार्यक्रम होते हुए भी असफल हुआ, टाइम टाइम फिश कर गया। जीडीपी में केवल 15% ही उत्पादन क्षेत्र रह गया है, का हिस्सा रह गया है। उन्होंने कहा बड़ी जब अर्थव्यवस्था पर संकट आया है, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। 65% कामकाजी युवा 10,000 महीने से भी कम कमा रहे हैं। 31 लाख सरकारी स्वीकृत पद खाली हैं। सरकार तत्काल उन्हें भरे। सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाए, तभी वातावरण बनेगा और निजी क्षेत्र में भी निवेश में बढ़ेगा। सरकार का निजी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की उपेक्षा करना महंगा पड़ रहा है। प्रोफेसर भाणावत ने प्रारंभ में कहा कि अब जो आजकल जो बजट आ रहा है उसकी कोई विशेष महत्वता नहीं रही है, क्योंकि उन्होंने ये बात इसलिए कही कि इस बात के पक्ष में उन्होंने ये दलील दी कि मोदी सरकार के पहले वाली सरकारें बजट में साल भर की पॉलिसी डिसीजन की घोषणा करते थे और साल भर का लेखा जोखा होता था उसमें। लेकिन अब सरकार अपनी पॉलिसी पूरे साल ही बदलती रहती है, पूरे साल पॉलिसी डिसीजन की घोषणाएं होती रहती है, तो अब वो महत्व उसका खत्म हो गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि बजट में सबसे बड़ा कंपोनेंट एक्साइज और सेल टैक्स होता था और लोगों को ये उत्सुकता रहती थी, और डीजल पेट्रोल के भाव उसके ऊपर रहते थे, तो उत्सुकता रहती थी कि इस बार महंगा होगा या क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा। लेकिन जब से इस सरकार ने जीएसटी लाई है, तब से वो उत्सुकता खत्म हो गई, क्योंकि जीएसटी बजट का हिस्सा ही नहीं रहा, वो अलग से डिसाइड होता है, जीएसटी काउंसिल करती है उसको डिसाइड। पेट्रोल और डीजल इस बजट का हिस्सा नहीं रहा, क्योंकि वो भी जो है टैक्स है उसको कम ज़्यादा करने का काम बजट में नहीं होता है। वो मार्केट रेट्स तय करती है, मार्केट बताती है कि कितना पेट्रोल का रेट बढ़ेगा या कितना कम होगा। मतलब चाहे सरकार ही करती हो, लेकिन वो मार्केट के अनुसार मतलब कह दिया है कि भी मार्केट करेगी। तीसरी बात यह है कि बजट का एक साल का खर्च और प्राप्त करना लेखा जोखा जो होता है एक साल का होता है कि कितना हमको मिलेगा, कितना हम खर्च करेंगे, कितना हमको प्रॉफिट होगा या कितना हमको घाटा होगा। आजकल तो सब घाटे के बजट ही आ रहे हैं। तो लेकिन आजकल बजट जो है ऐसा लगता है जैसे चुनाव घोषणा पत्र हो, और उसमें 1947 तक 2047 की बात भी कही जा रही है कि 2047 में भारत ऐसा होगा या वैसा होगा। ये सब चीजें जो है मतलब हर साल के बजट में रखने का कोई औचित्य नहीं। लेकिन उन्होंने फिर भी ये कहा कि इस बजट से विषमता बढ़ेगी, गैर बराबरी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और देश में आर्थिक मंदी चल रही है वो निरंतर, उसमें कोई सुधार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि राजकोषीय घाटा जो है उन्होंने 4.8% ही रखा है, पर रोकने पर जोर दिया है। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि मतलब प्रोफेसर भाणावत ने ये कहा कि ये बजट जो है सिर्फ 20 बड़ी कंपनियों के
सबसे ज़्यादा लाभ होगा, मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत से खुशी महसूस होगी, लेकिन इस बजट से महंगाई बढ़ेगी और विदेशी कर्ज मतलब कर्ज भी बढ़ेगा और लोगों पे, गरीब लोगों पे खासतौर से गोल्ड लोन का भार बढ़ेगा। आजकल उन्होंने कहा आजकल गोल्ड लोन जो है, पहले तो भाई कोई मकान बनाते थे तो गिरवी रखते थे, या कोई शादी ब्याह होता था तो गोल्ड गिरवी रखा जाता था, लेकिन अब गोल्ड जो है घर खर्च चलाने के लिए गोल्ड लोन लेना पड़ रहा है, बच्चों को शिक्षा के लिए गोल्ड लोन लेना पड़ रहा है, चिकित्सा के लिए गोल्ड लोन लेना पड़ रहा है। तो ये जो है कोई बहुत अच्छे सिम्टम नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बजट में कॉरपोरेट को ज़्यादा फायदा होगा, एसएमएमई एमएसएमई को कोई विशेष को लाभ के बजाय नुकसान ही होना लग रहा है, और मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग को कोई फायदा नहीं है। ये कॉरपोरेट के लिए बजट है, ये उनका मानना था। तो इस ये जो मतलब थोड़ी थोड़ी बातें हैं, वैसे तो उन्होंने 1 घंटा तक बातचीत की थी और समझाया था, लेकिन जो मोटी मोटी बात है वो मैंने इसमें आपके सामने रखी। मुझे लगता है कि आपको ये बजट पर ये प्रोग्राम, ये शो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी बताएं। और अगर आपने अभी तक भी हमारी चैनल को, महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और वीडियो अच्छे लग रहे हो तो और सोशल मीडिया पर भेजें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। मेरा विश्वास है कि आप हमें लाइक करके प्रोत्साहित करेंगे और सब्सक्राइब करके भी हमारा सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।